सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार राजेश जी, जय हिंद। शुक्रिया, आपने समय दिया सर। दरअसल एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि पाकिस्तान को S-400 मिल सकता है। यकीनन कि रूस ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अब खबर है कि तुर्की S-400 पाकिस्तान को दे सकता है। इसके पीछे की जो कहानी बताई जा रही है कि तुर्की चाहता है कि अमेरिका उसे F-35 दे या F-35 के प्रोग्राम में शामिल करे। और अगर अमेरिका ऐसा करता है और तुर्की चाहता है कि अमेरिका ऐसा करे, तो वो S-400 बेचने के लिए तैयार है। दो देश उसने सुझाए हैं, या तो अजरबैजान या फिर पाकिस्तान। कैसे आप इस पूरी अहम अपडेट को देखते हैं भारत के लिहाज से सर? राजेश जी, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है। S-400 को लेकर के हमने तमाम अपने उम्मीदें लगा रखी हैं। हमने अपने एयर डिफेंस की उसको एक मजबूत बुनियाद समझ के रखा हुआ है। और अगर वो हमारे जी दुश्मन के पास आ जाएगा तो निश्चित तौर पर हमें तकलीफ तो होने वाली है। लेकिन इसमें कई सारे एंगल्स हैं कि तुर्की इस पर्टिकुलर सिस्टम को बेचना क्यों चाह रहा है, जबकि उसके पास से करीब एक दशक से यह सिस्टम है। खबरें ये आ रही हैं जी राजेश की तुर्की इस सिस्टम को यूज ही नहीं कर रहा था अमेरिका के प्रेशर की वजह से, क्योंकि जी तुर्की नेटो का मेंबर है, नेटो का एक्टिव मेंबर है, और उसके ऊपर एक तरह से अमेरिकी प्रतिबंध भी है कि वो रूस से कोई भी हथियार ना खरीदे। लेकिन इसके जी बावजूद तुर्की ने उससे S-400 जैसा अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिससे कि अमेरिका नाराज भी था। लेकिन जी अमेरिका की नाराजगी को कम करने के लिए तुर्की ने यह किया कि उसने इस पर्टिकुलर सिस्टम को इस्तेमाल ही नहीं किया। वो ऐसा कहा जा रहा है कि गोडाउन में ही पड़ा रहा जब से खरीदा गया है, और उसमें कोई ओके भी अपग्रेडेशन नहीं किया, उसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया। अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि एर्दोगान, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में वो हिस्सा ले लें। यानी F-35 जो कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है, और उसकी जो एक 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 टीम जैसी बना रहा है अमेरिका, कई सारे देशों को मिला करके साथ में सामूहिक रूप से उसको इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। तुर्की चाहता है कि उसमें वो शामिल हो जाए। लेकिन अभी ये जो खबरें आ रही हैं वो शुरुआती खबरें हैं। अभी फिलहाल जैसा आपने बताया, ये मुझे भी पता चला था कि अजरबैजान और पाकिस्तान, दो देश तुर्की के रडार में हैं जो कि खरीद सकते हैं S-400 को। लेकिन यहाँ पर हमको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस, जो कि ओरिजिनली मैन्युफैक्चरर है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, वो कितनी जी दखलंदाजी करेगा। क्योंकि इस तरह के जो भी सिस्टम्स होते हैं, भले ही वो बेचे जाते हैं, लेकिन खरीदार के पास क्या इतना अधिकार रहता है कि वो इसको आगे किसी और को बेच दे। ऐसी ऐसी जी खबरें बहुत कम आती रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि पुतिन, खास तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन का रुख क्या रहता है। क्योंकि ये कहना तो आसान है कि तुर्की उसको बेच देगा, लेकिन पाकिस्तान की पहली बात तो फाइनेंशियल कंडीशन क्या इस तरह की है कि वो इतना एक महंगा इक्विपमेंट खरीद सके। और दूसरी बात, जी क्या रूस इस पे राजी होगा, तो ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये खबर ऐसी है कि इसके ऊपर बात करना बेहद जरूरी है। जी कैसे इस नेक्सस को भी आप देखते हैं? क्योंकि एक नेक्सस है जो लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है, जिसमें हम टर्की को रखें, पाकिस्तान को रखें और चीन को रखें। ये तीन देश ऐसे नजर आते हैं जो लगातार भारत विरोधी काम में लगे रहते हैं। कैसे आप इसको देखते हैं और इसकी काट क्या है? देखिए राजेश, ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का एक मॉडर्न फिनोमेना है। आज के तारीख में आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। अभी आपने तीन देशों का नाम लिया, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना, ये भारत के खिलाफ है। इसमें आप तुर्की को थोड़ी देर के लिए बाहर रखिए, पाकिस्तान और चाइना तो जी निश्चित तौर पर भारत के खिलाफ है। लेकिन क्या बिल्कुल सर। टर्की खिलाफ है और टर्की कितना खिलाफ है, ये देखने वाली बात होगी। आइडियोलॉजिकली टर्की के राष्ट्रपति बार बार भारत को धमकियां देते रहते हैं। वो कभी कभार इस्लाम की बातें भी करते हैं और भारत को काफिरों का देश भी कहते हैं, इस तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन सामरिक रूप से वो इस तरह के बयानात से बचते रहे। वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए क्या प्रेशर वो अपनी मर्जी से डाल रहे हैं या उनके पीछे भी कोई बड़ा हाथ है। यानी कि मैं इशारा कर रहा हूं अमेरिका की तरफ। अमेरिका भारत का बिल्कुल दोस्त सर। जरूर है, लेकिन क्या अमेरिका तो नहीं तुर्की को उकसा रहा है भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए? या रूस और भारत की दोस्ती अमेरिका को बेहद नागवार गुजरती है। अमेरिका चाह कर भी भारत के ऊपर काटसा जैसा प्रतिबंध नहीं लगा पाया है, जिससे कि हमको S-400 न मिल पाता। अमेरिका चाह जी कर भी हमारे ऊपर कई तरह के अन्य प्रतिबंध नहीं लगा पाया जो उसने रूस के ऊपर लगा दिए हैं। तो अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि कुछ देशों को वो अपने मोहरे बनाए और वो भारत के ऊपर तमाम तरह के प्रेशर डाले,
पाकिस्तान और चीन का साथ देते हुए दिखाई दे और भारत की एक तरह से घेरेबंदी कर दिया है। तो भारत को इस बड़ी पिक्चर को समझना पड़ेगा। नेक्सस जरूर जी, है, लेकिन इस नेक्सस में कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बस दो चार सवाल मेरे और हैं। एक सवाल तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस F-35 की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका भारत को भी बेचना चाहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका खुले मन से कह चुका है कि हम भारत को F-35 बेचना चाहते हैं। भारत लेने के लिए तैयार फिलहाल नजर नहीं आता है। हालांकि जिस प्रकार से J-20, J-31 पाकिस्तान और चीन की आर्मी उसका इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद प्रेशर भारत के ऊपर है कि उसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन के फाइटर जेट की तरफ बढ़ना है। तो क्या भारत जा सकता है उस तरफ, या बीच में F-21 की भी चर्चा चल रही है कि अमेरिका वो भी देना चाहता है? कैसे आप देख रहे हैं? देखिए राजेश, जो भारत की एक परंपरा रही है, भारत अमेरिका को की नीयत को समझता है। भारत ने कभी भी अमेरिका से बड़े जाने माने फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं लिए हैं। भारत ने अमेरिका से ट्रेनर्स लिए हैं, कुछ नेवल वर्जन के एयरक्राफ्ट लिए हैं, भारत ने हेलीकॉप्टर्स लिए हैं अमेरिका से। लेकिन अब कभी भी आप देखिएगा, भारत ने वो जो नामी गिरामी फाइटर एयरक्राफ्ट जो अमेरिका यूज करता है वो भारत नहीं खरीदता है। भारत उसकी बजाय रशिया से खरीदना जी, बेहतर समझता है, क्योंकि भारत को ये पता है कि अमेरिका एक व्यापारी देश है। वो एक F-35 हमको तो बेचेगा ही बेचेगा, 25 और देशों को बेचेगा। उसके बाद हमारी जो एक वो एक होती नहीं कि युद्ध के समय हम कितना अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हमारे बारे में दुश्मन कितना कम जाने, वो चीज हमारे पास नहीं रह जाती है। दुश्मन को हमारे हथियार के बारे में सब कुछ पता है, उसकी काबिलियत पता है। तो इसी तरह से, इसी वजह से, सिर्फ एक यही वजह थी कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार तो किया हथियारों का, लेकिन वो चीजें अमेरिका से नहीं खरीदी जो अमेरिका बेचना चाह रहा था। भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में अमेरिका के साथ है, भारत तमाम अन्य चीजों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अमेरिका के साथ है। लेकिन F-35 की तरफ भारत अगर जाएगा भी तो उसका बहुत सीमित इस्तेमाल करेगा, उसको फ्रंट लाइन फाइटर नहीं बनाएगा, जैसा कि उसने राफेल को बनाया है, जैसा उसने Su-30 को बनाया है, या जैसे पहले उसने MiG-21 वगैरह को बनाया हुआ था। तो ये भारत की एक परंपरा रही और भारत मुझे लगता है फिलहाल इसी पर काम करेगा, अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ी चीजें ना हो जाए, या जैसे कि मान लीजिए रशिया ही हमको प्रोडक्शन करना बंद कर दे हमारे एयरक्राफ्ट के लिए, या कल पुर्जे देना बंद कर दे, या फिर अब यूरोपियन नेशन भी रशिया के साथ मिल जाए और हमको सामान देना बंद कर दे, हमारी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इन दैट मैटर भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है और भारत अपने ऊपर भी काम कर रहा है। अब जैसे हमने S-400 की बात शुरू करी थी, तो S-400 जी, को जी, अगर हम ये माने कि वो हमारी हर मर्ज की दवा है, तो ऐसा नहीं है। S-400 बिल्कुल, हमारे खुद बिल्कुल। के इंडिजीनियस कुछ एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। DRDO उनको बना रहा है, अत्याधुनिक सिस्टम्स होंगे। S-400 उनके कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर काम करेगा। यानी कि हम ओके, ये नहीं है कि हम सिर्फ S-400 ला करके अपने पूरे हवाई एरिया को हम आयरन डोम जैसा बना देंगे, ऐसा नहीं है। हम अपना सिस्टम लाएंगे, उसमें सप्लीमेंट्री के तौर पर S-400 भी रहेगा। जी। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप एयरफोर्स में आप लंबा तजुर्बा आपके पास है, वायुसेना में काम करने का। पाकिस्तान की एयरफोर्स अवाक्स के मामले में हमसे काफी आगे निकल चुकी है। J-31 जिसकी मैंने चर्चा की, उसका ट्रायल रन पाकिस्तान के पायलट कर रहे हैं, जो स्टील्थ फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, जिसे बताया जा रहा है चीन ने पाकिस्तान को ये दिए हैं। हमने राफेल 36 के बाद कोई अहम डील नहीं की है। अमेरिका इंजन देने से टालम टोल कर रहा है, देने को तैयार नहीं है। फ्रांस भी राफेल की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है। क्या एयरफोर्स को लेकर अनुपम तिवारी सर की चिंताएं कभी-कभी बढ़ जाती हैं, या मैं ही चिंता में रहता हूं कि कैसे होगा? जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, टू फ्रंट वॉर है और दुश्मन जो है लगातार अपने आप को आधुनिक कर रहा है। ये बात राजेश कुमार की या अनुपम तिवारी की नहीं है, ये बात हर एक हिंदुस्तानी की है जो कि भारतीय सेनाओं के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ रखता है। हकीकत यह है कि इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है वो कम तो हुई है। हकीकत यह है कि स्क्वाड्रन जी, की संख्या में कमी आई है, हकीकत यह है कि मैन पावर्स की संख्या में कमी आई है। हकीकत बहुत सारी है। हकीकत यह भी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे एडवर्सरीज के पास, दुश्मनों के पास जिस तरह का हो रहा है, शायद हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन सारी हकीकतों का हमें सामना करना पड़ेगा और इन सारी चिंताओं के साथ साथ हमको भविष्य के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। देखिए, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं। मैं हर फोरम ये बात कहता हूं कि भारत ने अपने लिए लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन उस लक्ष्य तक
यानी कि 2025-35 तक जब हम इतने बड़े सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट हमारे पास इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हमें दुश्मन की अपने सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस 2035 तक का जो सफर है अभी काफी लंबा है, अभी हमें 10-11 साल तय करने हैं। उस 10-11 जी साल के लिए हमारे पास बैकअप प्लान कुछ है भी या नहीं है, इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हर एक नागरिक को चिंता जरूरी है, और एयरफोर्स की जो क्षमता है वो सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं होती है, उसके पीछे उन इक्विपमेंट्स को चलाने वाले हाथ भी होते हैं। तो उस लिहाज से कोई भी 5th जनरेशन या उसके ऊपर का फाइटर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान की वायुसेना को चैलेंज नहीं कर सकता है। ये मेरा खुद का तजुर्बा रहा है, क्योंकि उन हवाई जहाजों को चलाने वाले हाथ हमारे बहुत ताकतवर हैं। और यही एक चीज इंडियन पायलट्स की खूबी दुनिया जानती है, और यही एक चीज इंडियन पायलट्स हो, इंडियन टेक्नीशियंस हो, या फिर सपोर्ट स्टाफ हो, सबका जो मिलजुल करके जो टीम बनता है, वो अभी भी अगले 10-11 सालों तक इंडियन हवाई पट्टियों को थामे रहेगा और हमारी हवाई सीमाओं को सुरक्षित रखेगा। बस एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा कड़वा सवाल हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी सवाल भी है, क्योंकि मैं सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटता हूं। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, काउंटर में पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक भारत पे लॉन्च की, क्या भारतीय वायुसेना का इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम को जाम नहीं कर दिया गया था? क्या भारत ने अपने एयर हेलीकॉप्टर के ऊपर ही स्ट्राइक नहीं की थी? क्या अभिनंदन के जहाज को हम ये नहीं बता पाए थे कि आप दुश्मन की सीमा में घुस गए हो? क्या मैं ये चीज कह रहा हूं सर कि दुश्मन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब ये देश को और तमाम एक्सपर्ट को ये सोचना होगा। देखिए राजेश, ये सारी बातें जो आपने कही हैं वो निश्चित तौर पर पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, और इनके ऊपर चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन अभी चूंकि ये एयरफोर्स का अंदरूनी विषय है, तो इस जी विषय पर हमें आकलन नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक सोल्जर होने के नाते मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय सेनाओं की कमियां क्या क्या है, बल्कि मुझे एक रिटायर्ड सोल्जर होने के नाते भारतीय सेना को हमेशा एक अपना एक मार्गदर्शन देना चाहिए कि वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर मेजर्स की बात हो, या फिर एयरक्राफ्ट के कुछ कमियों की बात हो, ये सब चीजें हो सकती हैं, इसको मानना चाहिए। और अगर ऐसा है तो वो एयरफोर्स के अंदर की बात है, उस पर हमको शायद आकलन नहीं करना चाहिए। जो चीजें होंगी एयरफोर्स खुद अपनी रिपोर्ट में बताएगी हमको कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि जो कि मेरा तजुर्बा रहा है कि एयरफोर्स अपनी गलतियों से सीखती जरूर है। एयरफोर्स अपनी गलतियों को रिपीट कभी नहीं करती, और मुझे अभी भी लगता है कि वो गलतियां अगर हुई भी हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं गलतियां हुई थी, अगर हुई हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। एयरफोर्स उनको रिपीट नहीं करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ये तमाम तरह के जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो प्रणालियां हैं, वो एक लगातार बदलाव वाली चीजें हैं, इनके ऊपर लगातार एडवांसमेंट की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य बहुत उज्जवल है, और जो पहले जो कुछ हुआ या जिसके बारे में हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, वो सारी जी, चीजें उतना उनको छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा विचार करने तो की आगे बढ़ने आवश्यकता नहीं है। का वक्त, आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। बस क्योंकि आप एक आपने बहुत सही बात कही कि आप एयरफोर्स से हैं और जवान हैं, आप ऐसी बात करेंगे। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मेरे को अच्छा लगता है कि आप तमाम अच्छी चीजों में से, तमाम खूबियों में से भी अगर कुछ कमियां निकाल के लाइए और उसको रखिए सामने, तो मुझे लगता है कि वो मेरा काम है, मेरा पत्रकारिता का धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी बारीकी से आपने समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।